हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए इनिशिएटिव जिसमें हम लोग पहले एनसीईआरटी का सीरीज कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में जनरल स्टडीज के सारे वीडियोस भी हमारे इस चैनल पे आएंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे जा सकते हैं। वहां पे हमारे सारे कोर्सेज जैसे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के कोर्सेज हैं, यूजीसी नेट के कोर्स हैं, एमए एंट्रेंस का कोर्स है, आंसर राइटिंग का है। ये सारे कोर्सेज का डिटेल आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। सारी डिटेल्स वहां पे दे दी गई हैं। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 जो कि एग्रीकल्चर इन इंडिया है उसको थोड़ा पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जितने भी लोग आपके सर्कल में हैं उनसे ये वीडियोस शेयर जरूर करिए। सो चलिए लर्न करते हैं। तो आइए देखते हैं ये चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर जो कि हमारे एनसीईआरटी क्लास 10th से है। तो इसमें हम लोग शुरुआत से देखते हैं कि क्या क्या बातें कही गई हैं। तो शुरू में आप देखेंगे पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि इंडिया इज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री और 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन मतलब ऑलमोस्ट 75%, 75% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। तो हमारा सारा भोजन जो है, खाना जो है, वो इसी से आता है। और आजकल फूड सिक्योरिटी, हंगर इंडेक्स, ये सारी चीजें चर्चाएं में हैं। तो आप जरूर इन चीजों को देखिए। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं आगे की एग्जाम्स में। या हंगर इंडेक्स की बात अगर करें तो इंडिया का रैंक देखिए, वर्ल्ड का रैंक देखिए, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज का रैंक आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखिए क्योंकि ये सब एग्रीकल्चर इन इंडिया से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। और जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात आती है। तो अलग अलग चीजें जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हम देखेंगे उगाते हैं, टी, कॉफी, स्पाइसेस से लेके सारी चीजें। तो टाइप ऑफ फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर को। तो टाइप ऑफ फार्मिंग में एग्रीकल्चर को अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ फार्मिंग इंडिया में हम लोग करते हैं। और बहुत एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी रहा है हमारे कंट्री का। प्राइमरली हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी ही बोलते हैं अपने आप को। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आपको दिखेगा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। जो पुराने समय का सबसिस्टेंस यानी कि सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उसको हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस टाइप कहते हैं। तो ये फार्मिंग जो है ये बहुत सारे पॉकेट्स में इंडिया में अभी भी प्रैक्टिस में है और ये पुराने सभ्यता का समय से चल रहा है। तो इसमें पुराने टूल्स का इस्तेमाल है। आप देखेंगे हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स, फैमिली और कम्युनिटी लेबर होता है इसमें, बाहर से कोई लेबर इस्तेमाल नहीं होता। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी डिपेंडेंसी मॉनसून पे होती है और नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर होती है। इसमें आप ज्यादातर देखेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता हमारे ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड या फ्रेज यूज किया जाता है जिसका नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इसको आप देखेंगे कि इसमें क्या किया जाता है स्लैश एंड बर्न में, एक पैच ऑफ लैंड को खाली किया जाता है, वहां के पेड़ों को साफ किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड तैयार किया जाता है और वहां से फूड क्रॉप उगाया जाता है। उसके बाद जब उसकी फर्टिलिटी खत्म होने लगती है, फर्टिलिटी डिक्रीजेस विद टाइम, तो फिर लोग वहां से शिफ्ट कर जाते हैं। इसीलिए इसका दूसरा नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर भी दे दिया गया है इसका और इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई है। तो आप देखेंगे झूमिंग कहा जाता है इसको, झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राइट। इसमें अगर आप देखेंगे, और पामलू बोला जाता है इसको मणिपुर में, दीपा बोला जाता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में वहां पे, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो झूमिंग की बात अगर करें तो इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर या नेमिंग देख लेते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज मिल्पा, मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं इसको, सेंट्रल अमेरिका में कोनुको कहते हैं, वेनेजुएला जो है, और रोका कहते हैं ब्राजील में, मसूल कहते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग कहते हैं इंडोनेशिया में, और रे कहते हैं वियतनाम में। ये जो नेम्स आप देख रहे हैं कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काम आ सकती है फ्यूचर में किसी एग्जाम में, और इसको मैप के साथ पढ़ना अति आवश्यक है। अब इसमें अगर आप देखें तो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन जो है ये बेवार या दहिया मध्य प्रदेश में, पोडू एंड पेंदा है आंध्र प्रदेश में,
पामा, दाबी और कोमन और ब्रिंगा है उड़ीसा में। कुमारी वेस्टर्न घाट्स में। वलरी और वाल्त्री है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। हिल है हिमालयन बेल्ट में। कुरुवा है झारखंड में और झूमिंग है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो इंडिया के नेम और वर्ल्ड के नेम देखिए, कितने सारे वैरायटी है इसके अंदर, आप देख पा रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्लैश एंड बर्न टेक्निक का, तो आजकल ये चर्चा में इसलिए होती है कि कहते हैं कि ये बहुत एनवायरमेंटली पोल्यूटिंग हो जाता है, राइट। और इसमें आप देख सकते हैं दूसरा टाइप ऑफ फार्मिंग जो दिया गया है, वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। नाउ इंटेंसिटी एग्रीकल्चर का बड़ा जरूरी है। तो इसमें आप देखेंगे जहां पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर है लैंड के ऊपर, जमीन कम है और पॉपुलेशन बहुत है, तो इससे इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसमें आप देखेंगे कि हाई डोसेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो एक चीज है, ये बड़ा जरूरी है। इट इज लीडिंग टू द डिविजन ऑफ लैंड। अब ये जो जरूरी चीज है समझना कि मैन लैंड रेशियो या ह्यूमन लैंड रेशियो जैसा आप कहते हैं, ये ऐसे एरियाज में कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लैंड फ्रैगमेंट होता चला जाता है बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इस वजह से यहाँ पे ऐसा एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाइए, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बात की गई है। तो कमर्शियल मतलब बिजनेस ओरिएंटेड फार्मिंग है। इसमें हाइयर डोसेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है बहुत। और इसमें राइस एक कमर्शियल क्रॉप देखेंगे अगर हरियाणा में और पंजाब में उगाया जाता है, जो कि पूरे इंडिया को खाना खिलाते हैं। और अगर आप देखें, उड़ीसा में यही राइस सबसिस्टेंस क्रॉप है। इसका मतलब इनपुट्स के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है प्रोडक्टिविटी का, और ये मेथड उसके आधार पे बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल प्लांटेशन का भी दिया गया है। तो प्लांटेशन क्रॉपिंग के बारे में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्लांटेशन जो है वो बेसिकली एक तरीके का ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें बहुत बड़े ट्रैक ऑफ लैंड का इस्तेमाल होता है। और ब्रिटिश ने कॉलोनियल टाइम्स पे ये बहुत फेमस किया हमारे यहाँ पे। इसमें कैपिटल इंटेंसिव इनपुट होता है, माइग्रेंट लेबरर्स का इस्तेमाल किया गया। अब इंडिया में अगर आप प्लांटेशन एग्रीकल्चर को देखेंगे तो टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारा प्लांटेशन में आता है। और इसमें सबसे फेमस आप देखेंगे टी स्टेट्स जो कि असम में है, और आप देख सकते हैं दूसरे स्टेट्स में, नॉर्थ बंगाल में कॉफी, कर्नाटका में अगर आप देखेंगे, राइट। तो असम और बंगाल में टी एसोसिएशन है, और कॉफी कर्नाटका में आपको जो मिलता है ये सारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। बनाना प्लांटेशन है बहुत फेमस, और इसमें आप देखेंगे एक पर्टिकुलर वैरायटी है नेंद्रन बनाना, जिसका बहुत फेमस बनाना चिप्स और बाकी चीजों में इस्तेमाल होता है, राइट। और बैम्बू प्लांटेशन अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, ये भी बहुत फेमस है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए। अब आते हैं, हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में क्या कहा गया है। तो मेजरली इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है, जिसको आप रबी सीजन, खरीफ सीजन, जायद सीजन कहते हैं। रबी क्रॉप जो है वो विंटर में आता है, और अक्टूबर टू दिसंबर वाले समय में, और इसको समर में हम हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल टू जून में। इसके अंदर आप देखेंगे रबी क्रॉप्स में वीट, बाले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे उगाते हैं। और इसी तरह से खरीफ क्रॉप जो है वो मॉनसून रिलेटेड क्रॉप हो गया, समर क्रॉप है हमारा, जो समर में आपको उगाया जाता है, और बाय द एडवेंट ऑफ विंटर, बाय अक्टूबर हम लोग इसको काट लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे स्टेट्स में, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है रबी क्रॉप्स, राइट। और यहीं पे अगर खरीफ क्रॉप की बात करें तो हम लोग हार्वेस्ट करते हैं इसको सितंबर अक्टूबर में। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पैडी यानी धान की खेती मिलेगी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, आजकल ये भी बहुत फेमस हो रहा है। और मिनिस्ट्री खास करके इस पे बहुत ध्यान दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे रखते हैं। मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारे हैं। और इसमें आप स्टेट्स देखिए तो असम, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये जो है सारा का सारा कोंकण कोस्ट वाले एरियाज, यूपी और बिहार, ये सब खरीफ क्रॉप में स्पेशलाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे रबी क्रॉप नहीं होता, लेकिन ज्यादातर खरीफ क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो ये चीज समझना है। और असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में आप देखेंगे 3 क्रॉप सिस्टम भी होती है। तो आप देख सकते हैं औस, अमन, बोरो, ये जो सारा का सारा क्रॉपिंग पैटर्न है ये आपको वहां पे दिखेगा। और जायद सीजन जो है ये एक शॉर्ट सीजन होता है, जिसमें आप देखेंगे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, राइट, फॉडर क्रॉप्स, शुगर केन काफी सारे जगह पे उगाया जाता है।
और अगर मेजर वैरायटीज में बात करें हम लोग, तो इंडिया में मेजर क्रॉप्स में राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, ये सारे के सारे आते हैं। अब राइस एज ए डोमिनेंट क्रॉप है हमारे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे। और इसको समझने के लिए आप एक और स्कॉलर है जिनके बारे में अगर आप सर्च करें या पढ़ना चाहें, तो आप देखेंगे कि विटिल्सी क्लासिफिकेशन है एक एग्रीकल्चर का, वर्ल्ड रीजन क्लासिफिकेशन। इसमें पैडी डोमिनेंस एरियाज की बात भी कही गई है, वो कि मेजर क्लासिफिकेशन। तो उसमें देखेंगे राइस डोमिनेंट एरियाज जहां पे होंगे, तो समर डोमिनेंट होगा वो एरिया, ट्रॉपिक्स में ज्यादातर होंगे। 25 डिग्री सी का टेम्परेचर चाहिए इसमें, ह्यूमिडिटी चाहिए 100 सेंटीमीटर का कम से कम स्टैंडिंग वाटर के लिए, 3 वीक्स ऑफ स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो रेनफॉल चाहिए या तो इरिगेशन चाहिए। तो ये सारा चीज जरूरी है। अब इंडिया में राइस बेल्ट कहाँ कहाँ है, अगर ये जानना है तो आपको ये मैप दे दिया गया है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं, मेजर एरिया को थोड़ा ग्रीनिश शेड दे गया है, और व्हाइट जो माइनर एरियाज को। तो मेजर एरियाज अगर आप मैप में देखेंगे, तो आपको ये पूरा का पूरा प्लेन एरियाज दिखेगा, एक तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट या असम तक। और जब इधर आएंगे आप, ईस्टर्न सेगमेंट ऑफ इंडिया, ये जो एरिया है, ये मेजर बेल्ट है आपका राइस बेल्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा पेनिनसुलर में थोड़ा सा कोंकण कोस्ट पे, थोड़ा सा आपको ये जो केरला कोस्ट है, और मेजरली तमिलनाडु से लेके आंध्रा कोस्ट। तो ये आपका पूरा का पूरा, अगर आप देख सकते हैं कि राइस बेल्ट ऑफ इंडिया है, इसको डिमार्केट करके आप रख सकते हैं। और बाकी जगह पे, क्योंकि आप देखेंगे वेस्टर्न घाट का ये लीवॉर्ड साइड है, इधर सेंट्रल एरिया में ड्राइनेस बहुत होती है, तो पानी इतना नहीं है ताकि राइस उगाया जाए। तो ये सारा चीज है जहां पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। तो राइस का जो एरियाज है आप डिमार्केट कर सकते हैं। अब वीट का एरिया है उसके आसपास के एरियाज जहां पे इतनी बारिश नहीं होती, तो ये जहां पे 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है, वहां डोमिनेट करता है। तो गंगा से सतलज वाला प्लेन में आप देखेंगे, और यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, ये सारे डोमिनेटिंग स्टेट्स हैं जिसमें वीट कल्टीवेशन बहुत तेजी से होती है और बड़े स्तर पे होती है। और मिलेट्स की बात करें, ज्वार, बाजरा एंड रागी इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं इंडिया में। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इनकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, और आजकल बहुत चर्चे में है क्योंकि हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ी है हमारे समाज में। तो आप देखेंगे ये जो हमारे जो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले जो ये मिलेट्स हैं, इनका बहुत इस्तेमाल हो रहा है बहुत तरीके से। तो ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, और इसमें रफेज बहुत होता है, आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होता है, तो इसके लिए जरूरी है। इसमें अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में। और इधर यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ, बाजरा की बात जब की गई है, तो बाजरा जहाँ पे और कम बारिश होती है, राजस्थान, यूपी के अलग अलग एरियाज में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में। रागी जो है वो ड्राई रीजन्स में भी है, तो ब्लैक एंड सैंडी लोमी सॉइल चाहिए। तो यहाँ पे आप कर्नाटका में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल में रागी के एरियाज भी देख सकते हैं। मेज को देखें तो इसको 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो आपको बिहार जैसे स्टेट में काफी जगह देखने को मिलता है हाई लेवल पे। और कर्नाटका, एमपी, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, जिसको आप मक्का बोलते हैं। मक्के की खेती होती है और इसका आटा भी इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे वीट वाला भी मैप दे दिया गया है। तो जो राइस वाला मैप आप समझ गए, तो वीट वाला भी आसानी से आप समझ सकते हैं, जो थोड़ा सा राइस के बगल वाला एक ओवरलैपिंग एरिया है मेजर, और ये सारे स्टेट्स हैं। आप इसमें देखेंगे कि ये वाले जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, पेनिनसुलर स्टेट्स हैं, यहाँ पे वीट डोमिनेशन बिल्कुल नहीं है, ये वीट में एब्सेंट मिलेंगे। तो वीट मेजरली कहाँ दिख रहा है आपको, नॉर्थ इंडियन क्रॉप ही दिख रहा है प्रोमिनेंटली इनटू दी स्टेट्स, राइट। अब आते हैं आगे, तो पल्सेस के बारे में दिया गया है, तो थोड़ा पल्सेस का इंफॉर्मेशन भी देख लीजिए कि इंडिया में पल्सेस जो हम प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इसमें मेजर पल्सेस जहां पे देखेंगे, तूर जिसको अरहर बोलते हैं, और उड़द, मूंग, मसूर, पी, ग्राम, ये सारे के सारे दाल हम उगाते हैं। और मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो एमपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और कर्नाटका है। ये 5 स्टेट इंडिया में मेजर स्टेट्स हैं। बाकी जगह पे भी उगता है, लेकिन वो थोड़े थोड़े अमाउंट में उगता है। अब फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स की बात करें, तो शुगर केन एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे एक क्रॉप है जो काफी लार्ज स्केल पे उगाया जाता है। और यहाँ पे टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री सी चाहिए, और 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, या लगभग 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पे जो लेबर है और जो क्रॉप है, उसका एक रिलेशनशिप होता है इंडिया में, कि इसके लिए ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया इज द सेकेंड
सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ओनली आफ्टर ब्राजील। और हमारे यहाँ गुड़ बहुत बनाया जाता है, जैगरी आप कहते हैं, खंसारी, मोलासेस, शुगर, ये सारा का सारा आप देखेंगे प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश में खास करके वेस्टर्न यूपी जो एरिया है बहुत फेमस है इसके लिए। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सारे मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब ऑयल सीड्स की बात करें तो इंडिया 2018 की बात यहाँ लिखी गई है, वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। इसके अलावा आप देखेंगे तो रेपसीड प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, कनाडा और चाइना के बाद। और यहाँ पे बहुत सारे ऑयल सीड्स जो हैं आप देखेंगे कवर करता है 12% टोटल क्रॉप एरिया ऑफ आवर कंट्री, तो काफी लार्ज स्केल हुआ। और मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग इन इंडिया क्या है, तो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसम, जिसको आप तिल बोलते हैं, तो सिसमम ऑयल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स और कॉटन सीड्स, लिंसीड एंड सनफ्लावर। ये जो लिस्ट है ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये हमारा मेजर प्रोड्यूस है। अब ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप, ये ध्यान देना है, खरीफ क्रॉप है यानी इसको वाटर चाहिए, राइट, एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, फॉलोड बाय राजस्थान, तमिलनाडु, और लिंसेड, मस्टर्ड, रबी क्रॉप्स है। इसको आप देखेंगे सिस्मम इज अ खरीफ क्रॉप, तो खरीफ और रबी सीजन में उगाए जाने वाले ये हैं। कैस्टर सीड जो है आप देखेंगे रबी और दोनों खरीफ सीजन में आपको मिलेगा। टी की बात करें तो टी कल्टीवेशन एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो हम पीछे भी देख चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफ्स भी दी गई हैं एनसीईआरटी बुक में, तो आप देख सकते हैं हाउ डज इट लुक लाइक ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, इन सारे के फील्ड्स की पिक्चर्स दी गई है। और इंडिया में अगर आप देखेंगे मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में आसाम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, और यहाँ पे हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय भी है, लेकिन वहां की जो चाय होती है उसकी क्वालिटी बाकी जगहों पे जहां पे दार्जिलिंग और असम है उससे इंफीरियर कही गई है, ये ध्यान रखना है। कॉफी में अगर आप देखेंगे इंडियन कॉफी जो है वर्ल्ड में अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, खास करके अरेबिका जो वैरायटी है जो यमीन से आया था हमारे यहाँ पे, तो वहां से जब इंडिया आया तो यहाँ पे प्लांटेशन हुआ उसका, और अब आप देखेंगे अरेबिका कॉफी यहाँ पे सबसे फेमस है इंडिया का। और इनिशियली ये कहाँ पे कल्टीवेट होता था, बाबा बूदन हिल्स जो है, जो आप देखेंगे कर्नाटका, नीलगिरीज में बहुत फेमस है, केरला और तमिलनाडु एरियाज में होता है। और इसमें आप फर्दर देखें तो आपको ये गार्डन की पिक्चर भी दी गई है। हॉर्टिकल्चर की बात करें अगर हम, तो 2018 में इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, राइट। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र जो है बहुत फेमस है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी मेघालय में, बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यहाँ पे आप लीची, गुआवा उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पाइनएप्पल्स मेघालय का, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ऑफ जेएनके, हिमाचल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सब बहुत फेमस फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है हमारे यहाँ पे, तो इसमें भी काफी सारी चीजें हैं। सोर्स अगर आप देखें तो ये आपको एक ध्यान दिलाता है कि 2020 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैट्स है। अब ये अगर आप अगले साल पढ़ें 2024 में, 25 में, तो उस साल से आप इस डेटा को, जो खास करके डेटा है, वो अपडेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कहां से लिया गया है। अब यहाँ पे आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स के ऊपर थोड़ा, तो इसमें रबर है, फाइबर क्रॉप्स है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जहाँ होता है या 25 डिग्री सी टेम्परेचर, वहां पे रबर काफी ग्रो होता है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, गारो हिल्स है मेघालय में, वहां पे उगता है रबर काफी। फिर फाइबर में आ जाए तो कॉट, जूट, हेम्प, राइट। तो कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क जो है ये हमारे यहाँ मेजर फाइबर क्रॉप्स है। सिल्क वॉर्म की काफी सारी कुकून्स मलबरी लीव्स के ऊपर की जाती है प्रैक्टिस, सेरीकल्चर कहते हैं इसको हम। कॉटन की बात करें तो पूरा कॉटन सॉइल जो ब्लैक लावा सॉइल है डेक्कन में, वो बहुत फेमस है हमारे यहाँ पे। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे ओल्ड इंडस्ट्रीज में से है यहाँ पे। और इसमें आप देखेंगे खरीफ क्रॉप है और 6 से 8 महीना लगता है इसको मेच्योर होने में। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये मेजर स्टेट्स हैं आपके, कहाँ पे, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पहले। तो ये जो सारे स्टेट्स हैं ये कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हुए इंडिया में। अब आप आइए और देखिए जूट के लिए। तो ट्रेडिशनली जूट सबसे ज्यादा कहा जाता था गोल्डन फाइबर की तरह।
अब जूट सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो करता है? जहाँ पे वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल हो, फ्लड प्लेन्स हो, तो हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, ये जो आपका ईस्टर्न बेल्ट या अर्स्ट वाइल बंगाल प्रोविंस जिसको ब्रिटिश इंडिया में कहते थे, वहां सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता था। मेघालय मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और गनी बैग्स, मैट, रोप, यार्न, कारपेट, और आजकल जूट बैग्स फिर से फैशन में है क्योंकि हम लोग क्लाइमेट चेंज के पॉलिसी में उसको लेके आए कि जूट का कल्टीवेशन और होना चाहिए, जूट बैग्स का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें चेंजेस की, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ। तो सस्टेन्ड यूसेज ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें बहुत समस्या हमेशा से रही है, हिंडरेंसेस रही है, और इसके लिए हमको इसमें बहुत सारा काम करना पड़ा है। तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, ये सब लैंड रिफॉर्म्स में आता है। पहले 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे इसको किया गया, और लैंड रिफॉर्म सबसे पहले आया, तो ये बड़ा जरूरी था। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम है 1960s में, 70s में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर था। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन आया जो ऑपरेशन फ्लड आप कहते हैं, अमूल आनंद गुजरात में, कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे इसमें। उसके अलावा अगर देखें, किसान क्रेडिट कार्ड की बात कही गई है, जो ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है उसकी बात कही गई है। ये सब क्या है? आपको एक सिक्योरिटी के लिए, फार्मर्स को सिक्योरिटी देने के लिए दिया गया है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। और बहुत जगह पे इंडिया में आपने देखा कि फार्मर सुसाइड्स भी हुए बिकॉज ऑफ इंडेटेडनेस, है ना। तो अगर क्रॉप फेल हो जाता है तो ये सारी चीजें आपको एक इंश्योरेंस रहती है, क्रेडिट कार्ड है आपके पास या एक इंश्योरेंस स्कीम दी गई है, तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, और रिम्यूनरेटिव प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, ये दो और स्कीम्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। कि सरकार एक गिवन प्राइस में खरीद लेती है, प्रोक्योरमेंट प्राइस होती है, और एक मिनिमम प्राइस की गारंटी दी जाती है कि इतने प्राइस में बिकेगा। इस पे बहुत ज्यादा अभी किसान आंदोलन भी हुआ था जिसमें ये मुद्दे आए थे, तो अगर आप देख सकते हैं ये चीजें न्यूज में रही। इसके अलावा कुछ आंदोलन के बारे में, भूदान, ग्रामदान, ये महात्मा गांधी ने जब विनोबा भावे को स्पिरिचुअल हेयर डिक्लेयर किया था, तो इन्होंने ये भूदान आंदोलन शुरू किया, जिसमें पदयात्रा हुआ और इसमें कहा गया कि आप लोग जो है, जिनके पास भी ज्यादा जमीन है उनको ये दान करना चाहिए। तो ये थॉट प्रोसेस जो था कि लैंड को बराबरी से बांटा जाए, लोगों में दिया जाए, तो इन्होंने ये जो प्रॉमिस था इनका, इसके लिए बहुत सारा काम किया। तो आप देखेंगे जो लैंडलेस लोग थे उनके लिए ये भूदान आंदोलन किया गया, राइट। और इसमें काफी सारे जमींदार्स और ओनर्स ने अपना लैंड को दान किया, तो ग्राम दान, भूदान, और इसको आप बोल सकते हैं ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है। तो ये जो डेटा है, ये 2011 के सेंसस में 54.6% कंट्रीब्यूशन था। अगर आप देखेंगे, टोटल वर्क फोर्स वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। अब ये वर्क फोर्स का डेटा हो सकता है अगले सेंसस में चेंज हो जाए, तो डेटा जरूर आप अपडेट करके पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्चुअली एक अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है एनसीईआरटी में इंडियन एग्रीकल्चर की समझ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर में देखेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो बहुत फेमस हैं, जहां पे आप देखेंगे, और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो इसी आधार पे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर मेन स्टे है उसका। तो ये चीजों को ध्यान देके काम किया गया है। अगर आप मेजर सेक्टर्स में देखें जीडीपी में, तो एग्रीकल्चर का आप देखेंगे ये टाइम के साथ गिरता हुआ दिख रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो ये एक चिंता का विषय भी है जो इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू आया। तो एग्रीकल्चर को आपको स्ट्रेंथ बना के काम करना पड़ेगा। और ग्लोबलाइजेशन का भी असर हुआ है अगर आप देखें एग्रीकल्चर के ऊपर। तो यूरोपियन ट्रेडर जब इंडिया आए या बाहर के लोग इंडिया आए तो कंपटीशन बढ़ा, ये तो पहले। और अभी के समय में अगर आप देखेंगे 1990s के बाद से, तो नया चैलेंज आया, क्योंकि राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, इन सब का जो प्रोडक्शन था इंडिया में, ये बाहर के लोगों से कॉम्पीट नहीं कर पाए। तो आप देखेंगे क्रॉप फेलियर का इश्यूज भी आया, राइट। इसमें वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये एग्रीकल्चर के ऊपर ये सारा न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी दिया गया है। और इसमें टिश्यू कल्चर की बात भी कही गई है, इनोवेशंस की बात कही गई है, जो कि बहुत जरूरी है इंडियन एग्रीकल्चर में। तो ये सारी बातें जो कही गई है, ये आप ध्यान से इसको रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं।
और ये बहुत जरूरी है हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए और फ्यूचर के लिए। तो ये सारी चीजें जो यहाँ कही गई हैं, ये आप ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए, और इसमें नई नई इनोवेशंस जो हो रही है उसका ध्यान रखिए। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है इंडियन एग्रीकल्चर को समझने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये रिवीजन आपको काम आए और आप इसको एक जिस्ट में इंडियन एग्रीकल्चर को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में काफी सारे आयाम इसमें कवर किए गए हैं, ऑल द डिमेंशंस ऑफ टाइप्स ऑफ फार्मिंग से लेके क्रॉप, सीजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशन, चेंजेस, है ना। ये सारी बातों का ध्यान रख के आप इंडियन एग्रीकल्चर को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, डेटा को हमेशा अपडेटेड डेटा को पढ़िए। तो जो एनसीईआरटी में दी गई है वो थोड़ा पीछे का डेटा है। तो अभी जो मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं या इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट होता है, उससे आप डेटा को जरूर अपडेट करिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द लर्नर्स। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, और आगे हम और भी वीडियोस लेके आने वाले हैं। अब आगे हम एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर्स भी पढ़ेंगे और कुछ और वीडियोस आगे के एग्जाम्स से रिलेटेड, यूपीएससी एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स रिलेटेड जनरल स्टडीज की वीडियो भी हम इस चैनल पे लेके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट विशेस, टेक केयर।